अभी के लिए हम जैसे सर ने शुरुआत में भी बताया कि ये प्रोग्राम क्या है, क्यों है। इसको शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हम एक पजल देखेंगे, ठीक है। दो सवाल हम आपसे करेंगे। आपको उसके जवाब बस सोचने हैं, डिस्कस कर सकते हैं आप, और सोच सकते हैं कि इस पहेली का जवाब क्या है, ठीक है। पहली पहेली आपके स्क्रीन पे है कि खुशी एक लड़की है जिसकी उम्र 14 साल की है। उसके भाई जय हैं, वो उनसे थोड़े छोटे हैं। कितने साल पहले जय खुशी की उम्र की आधी उम्र तक, थोड़ा सा सोचेंगे मैथ्स करके। ऑप्शंस दिए गए हैं उसके नीचे, नीचे ABCD। जो भी आंसर आपके दिमाग में है आप वो बता सकते हैं, कोई भी बता सकते। ओके, सर बोल रहे हैं दी 10 साल। ओके, एनीवन एल्स? बी आंसर कॉपी हो रहा है ऐसा लग रहा है मुझे। ओके, सर आप बता सकेंगे? रिडल इज नॉट सॉल्वेबल, यस दैट इज करेक्ट। हाँ, उसकी यहाँ पे जय की उम्र नहीं दी है, हमने सिर्फ खुशी की उम्र दी है। तो रिडल सॉल्वेबल नहीं है, ये मैथ का लेसन है नहीं। तो यस, हाँ ठीक है। ये रिडल सॉल्वेबल नहीं था क्योंकि इसमें सारा इंफॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट वाला जो रिडल है इसमें सारा इंफॉर्मेशन है कि खुशी की उम्र 14 साल है, उसका भाई 10 साल का है, ठीक है। अब कोई बता सकता है कि उसका एज कितने साल पहले जय खुशी की उम्र का आधा था? प्रेजेंट एज का 6 साल पहले। 6 साल पहले जय तो 4 साल का होगा। प्रेजेंट एज का हाँ ओके मैम, आप बताएंगे कैसे? वेरी नाइस, परफेक्ट आंसर। 3 इयर्स है, क्योंकि अभी जय 10 साल का है, और खुशी की उम्र 14 है, तो 14 का आधा 7, 3 साल पहले वो 7 साल का था, राइट। पर हम इस गुत्थी पे ध्यान ना दें। इसका पॉइंट ये है कि पहला जो रिडल था हमारे लिए सॉल्वेबल नहीं था, राइट। कि पहली पहेली हम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उसमें सारा इंफॉर्मेशन नहीं है, और दूसरी पहेली हम सॉल्व कर पा रहे क्योंकि उसमें सारा इंफॉर्मेशन है, और आप बुद्धि सॉल्व करना भी जानते हैं, ठीक है। वैसे ही हमारे बच्चे, जैसे सर सुबह बता रहे थे कि छठी 7वीं 8वीं, उनमें जो बच्चे हैं उनको भी प्रीवियस ग्रेड की कुछ इंफॉर्मेशन है जो नहीं है अभी, जो कुछ कुछ लर्निंग पजल्स के हैं। अच्छा, एडिशन में ये आ गया है, मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा है, तो वो 6, 7, 8 ग्रेड का काम कैसे कर पाएगा, राइट। वो जो पजल मिसिंग है उसी की वजह से आज हम देख रहे हैं कुछ स्टेटिस्टिक्स जो हमारे लिए थोड़ी सी सैड डिस्टर्बिंग हो सकती है कि 74%, ये पूरे कंट्री का है कि 74% ऑफ ग्रेड 6 स्टूडेंट्स कैन नॉट सॉल्व अ डिविजन प्रॉब्लम। असर 2023 का डेटा है कि छठी के बच्चे 74% डिविजन प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व कर पा रहे। सिमिलरली ग्रेड 5 में हमने 2021 का मैथ स्कोर देखेंगे तो 56% लैंग्वेज में और 44% मैथ में हमारा स्कोर आ रहा है। ग्रेड 8 में 62% लैंग्वेज में थोड़ी सी ग्रोथ हुई है, 42% मैथमेटिक्स में मैथ्स का स्कोर आया है, राइट। इससे हम देख पा रहे हैं कि बहुत नीड तो है। क्या आप सभी अग्री करेंगे कि नीड है हमारी 6, 7, 8 ग्रेड के बच्चों के साथ काम करने की? Yes, yes, all right.
तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम कॉम्पिटेंसीज के बारे में बात कर रहे हैं और ये पूरा प्रोग्राम भी अराउंड कॉम्पिटेंसीज है। आप सबको पता ही होगा कि कॉम्पिटेंसी क्या है। कॉम्पिटेंसीज है स्किल्स, माइंडसेट, नॉलेज। क्या नॉलेज, स्किल, माइंडसेट है जिससे कोई भी एक काम, कोई भी एसेंशियल काम हो, जो डे टू डे लाइफ में करनी होती है या जो कोई भी वर्क के लिए रिलेटेड है, तो उन सभी चीजों को हम कॉम्पिटेंसीज बोलते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि अगर किसी को खाना पकाना आना है, अगर कोई खाना पकाना चाहे तो उसको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इंग्रेडिएंट क्या है, क्या रेसिपी है, उसमें कैसे मेजर करते हैं। तो ये सारी चीजें उसको पता होनी चाहिए। उसके पास स्किल होना चाहिए, स्टव ऑन करने का, चॉपिंग करने का, ये सारी स्किल्स होनी चाहिए। और उसमें ये माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ, खाना पकाना क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर किसी में इच्छा ही नहीं है तो क्यों खाना पकाएगा, राइट। तो ये तीन चीजें एक इंसान को खाना पकाने के लिए कॉम्पिटेंट करती है। एक सिंपल एग्जाम्पल है। ऐसे ही हमारे बच्चे अगर 21वीं सदी में जीना चाहते हैं तो उन्हें बहुत बहुत सारी चीजें अभी बदल रही हैं, उनको करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। नॉलेज में, चाहे इंग्लिश में कम्युनिकेशन स्किल्स है, मैथ में एनालिटिकल एबिलिटीज है, ये सारी चीजों के लिए सब हमें नॉलेज, स्किल्स और माइंडसेट्स की जरूरत है। यही हमारे एनईपी 2020 भी कहती है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन हेल्प्स चिल्ड्रन लर्न एट देयर ग्रेड लेवल। एक ग्रेड के लेवल पे पढ़ने के लिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन ही उसको तैयार करती है, ताकि उसमें वो नॉलेज, स्किल्स हैं, ताकि वो कोई भी ग्रेड लेवल का टास्क करे। अल्टीमेटली इसका गोल है कि बच्चों में सारी एसेंशियल कैपेबिलिटीज हो, ताकि वो आज की दुनिया में कोई भी काम सक्षमता से कर सके। इसी रिलेटेड जो कुशल हरियाणा प्रोग्राम है, अलोंग द लाइंस ऑफ एनईपी 2020 ही बनाया गया है, जिसके दो मेजर गोल्स हैं। पहला गोल है अचीविंग 100% ग्रेड लेवल कॉम्पिटेंसीज, की सभी बच्चे 6, 7, 8 के सभी बच्चे अपने ग्रेड पे सीख सके। छठी का बच्चा छठी की पढ़ाई कर सके, 7वीं का बच्चा 7वीं की पढ़ाई कर सके, 8वीं का बच्चा 8वीं की पढ़ाई कर सके, उसको मजा आए पढ़ाई करने में, उसको समझ आए, वो क्लासरूम में वो फन रहे। सेकेंड है कि 100% ऑफ स्टूडेंट्स बिकम 21st सेंचुरी रेडी। क्या सीख रहे हैं वो, कोई स्किल बेस्ड कॉम्पिटेंसी रिलेटेड सीख रहे हैं, ताकि वो 21वीं सदी के लिए रेडी है। इस अभी का जो टीएलसी वाला भाग है, उसका फोकस है हम कैसे पहला वाला गोल जो 100% ग्रेड लेवल कॉम्पिटेंसी है, वो कैसे हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस गोल के लिए जो मेन 4 प्रिंसिपल्स हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के, वो यहाँ पे दिए हुए हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है टीचिंग अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स नीड्स। ओके, बच्चों की नीड के हिसाब से पढ़ाए। अगर किसी बच्चे को अभी सब्सट्रैक्शन नहीं आ रहा है तो उसको उस चीज को पढ़ाए। अगर किसी को रीडिंग में दिक्कत हो रही है, किसी को कोई ग्रामर पार्ट में दिक्कत हो रही है, किसी को कुछ कंटेंट साइंस में नहीं आ रहा है, तो वो उसकी नीड के हिसाब से उसे पढ़ाए। सेकंड, एक्सपीरियंशियल एंड एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी, कि कुछ एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी से, ये बहुत रिसर्च के बाद ही पता किया गया है, आई एम श्योर आप सब लोग इससे सहमत होंगे कि कोई भी चीज एक्सपीरियंस के बाद ही ज्यादा याद रहती है। तो कैसे हम एक्सपीरियंशियल और एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी के थ्रू सिखाएं, ना कि डायरेक्टली हम रोड लर्निंग करें कि अच्छा ये 2+3 ऐसे करते हैं। सेकेंड, प्रैक्टिस टुवर्ड्स वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स आपके कॉम्पिटेंसीज ही हैं कि हर एक ग्रेड में पहला कॉम्पिटेंसी ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। ऐसे एक वेल डिफाइंड लिस्ट हो जिसके ऊपर टीचर फोकस करके बच्चों को पढ़ाए कि अच्छा हमें ये कॉम्पिटेंसी बच्चे में चाहिए इस ग्रेड में, वो इस हिसाब से पढ़ाए। एंड लास्ट वाला है कि रेगुलर असेसमेंट हो, कि
अगर हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड पढ़ा रहे हैं तो असेसमेंट रेगुलर हो, ताकि पता चले कि अच्छा इस बच्चे को अभी 5 कॉम्पिटेंसी आ गई है, ये छठी वाली नहीं आ रही है, इसमें हमें थोड़ा और फोकस करना है। ठीक है, तो ये 4 हमारे की प्रिंसिपल्स है जिसके बेसिस पे कुशल हरियाणा की टीचिंग लर्निंग साइकिल बनाई गई है। तो उस साइकिल में 4 स्टेजेस हैं। ठीक है, जिसमें बताया गया है कि अच्छा कैसे पढ़ाना है, किस कॉम्पिटेंसी रिलेटेड पढ़ाना है, कैसे इसको असेस करना है, कैसे ये रिपीट होती है। उसके 4 स्टेजेस को पहले हम गेस करते हैं। ठीक है, तो अभी स्क्रीन पे मैं चाहूंगी कि सब लोग स्क्रीन की तरफ देखिए, कुछ इमेजेस आएंगे, आपको गेस करना है कि ये पहला स्टेज क्या हो सकता है। एक फोटो आएगा, उसके साथ कुछ लेटर्स आएंगे, हिंदी का वर्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला वाला गेस करते हैं क्या हो सकता है ये। मैम बोलिए फिजिशियन। ओके, पहचान। ओके, ये हिंदी का वर्ड है। यस, पहला स्टेज टीएलसी का है पहचान। और पहचान का उद्देश्य ये है कि बच्चों का जो लर्निंग नीड है उसको आइडेंटिफाई करे या उसकी पहचान करे कि बच्चे का लर्निंग नीड क्या है, किस चीज में उसको तकलीफ हो रही है, किस चीज में उसको दिक्कत हो रही है, उसको आइडेंटिफाई या पहचान करना ही फर्स्ट स्टेज है। नेक्स्ट स्टेज, वेरी नाइस। जैसे हम देख रहे हैं कि शक्तिमान की परिवर्तन हो रही है, वैसे ही नेक्स्ट स्टेज है परिवर्तन। यस सर, हाँ जी, हाँ जी। सर वो थोड़ा फन की एलिमेंट है, ऐसा कुछ। यस यस, हाँ जी, एब्सोल्युटली सर। यस यस, थोड़ा इमेज के थ्रू, थैंक यू सर फॉर शेयरिंग जी। तो परिवर्तन स्टेज है जिसमें हम पहले स्टेज में हमने पहचान करी कि ये अभी बच्चे को ये वाली चीज पे नीड है, तो उसके हिसाब से हम फिर उनको वो जो प्री रेक्विजिट कॉम्पिटेंसी है या ग्रेड लेवल में सीखने से पहले उनको जो आना चाहिए वो सीख ले, ताकि बच्चे का लर्निंग एक्सपीरियंस परिवर्तित हो जाए, वो ग्रेड लेवल पे पढ़ने के लिए सक्षम है। ठीक है, तो ये है परिवर्तन स्टेज। उसके बाद थर्ड, प्रगति, प्रगति, यस करेक्ट। थर्ड स्टेज है प्रगति। अगर दूसरे स्टेज में बच्चे की परिवर्तन हो, लर्निंग एक्सपीरियंस में परिवर्तन हो गया, वो प्री रेक्विजिट सीख गया, तो अब वो रेडी है कि ग्रेड लेवल पे सीख सके। और ग्रेड लेवल पे जब एड ग्रेड कॉम्पिटेंसीज बच्चा सीखेगा तभी उसकी प्रगति होगी। उस ग्रेड लेवल कॉम्पिटेंसीज को सिखाने के लिए हम ये प्रगति स्टेज रखे हैं। एंड देन द लास्ट स्टेज परीक्षा, लेकिन फिट नहीं हो रहा है, गेस कर रहे हैं। और जाइए, परख, वेरी क्लोज, परखना, ऑलराइट, ग्रेट। यस, लास्ट स्टेज है परखना, असेसमेंट करना कि अच्छा हमने बोला कि अच्छा प्रगति हुई है, तो देखिए कितनी दूर तक प्रगति हुई है, कहाँ पे प्रगति हुई है वहां बहुत बढ़िया, कहाँ पे और थोड़ी जरूरत है उसके लिए हम और थोड़ा सपोर्ट दें। ठीक है, तो ये 4 स्टेजेस है। हमें कोई सब लोग साथ में बोल सकते हैं। पहला स्टेज क्या है? पहचान। सेकंड स्टेज परिवर्तन। थर्ड स्टेज प्रगति रखना। फोर्थ स्टेज परखना। ठीक है, यही जैसे सर बोल रहे थे, जब ट्रेनिंग होगी टीचर्स को भी ये 4 स्टेजेस बहुत क्लियर होने चाहिए। टीचर्स को ये पता होना चाहिए कि ये क्यों है, क्या क्या क्यों जरूरी है ये 4 स्टेजेस, और इन 4 स्टेजेस में हमें करना क्या है। ठीक है, उसके लिए जो टीएलसी है, ये 4 स्टेजेस है, इनमें 10 स्टेप्स है। ठीक है, जो हमें फॉलो करने, वो स्टेप्स हम अभी आपको बताएंगे। उस स्टेप से पहले, ठीक है, कुछ एक 1 पेजर भी है जो हम आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे।
उसमें कुछ टर्म्स है जो बहुत क्लियर होने चाहिए सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए, मतलब सारे टीचर्स को, सारे मेंटर्स को ये सारी चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए। आपको तो डेफिनेटली पता होगी कि प्री रेक्विजिट कॉम्पिटेंसी क्या है, मदद कर सकता है प्री रेक्विजिट कॉम्पिटेंसी। ग्रेट। तो उस क्लास में आने से पहले कौन सा कॉम्पिटेंसी रिक्वायर्ड है, पिछले ग्रेड्स की कॉम्पिटेंसी, उसको हम प्री रेक्विजिट बोल रहे हैं। हाइड ग्रेड चैप्टर मतलब उस अभी उस क्लास में कौन सा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। ग्रेड लेवल कॉम्पिटेंसी ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच। बहुत सारे रिस्पॉन्सेज इस साइड से सही है कि उस ग्रेड में पढ़ने के लिए उस ग्रेड की कौन सी कॉम्पिटेंसी है। 6th ग्रेड की मैथ में ये कॉम्पिटेंसी है, बच्चे को पाइथागोरस थ्योरम सिखाना है, बच्चे को अलजेब्रा सिखाना है। ठीक है, सॉरी मैं बार बार मैथ्स के एग्जाम्पल्स लेती हूँ क्योंकि मैं मैथ टीचर हूँ। तो यस, तो वो ग्रेड लेवल कॉम्पिटेंसी है। उसके बाद रिमीडियल टीचिंग है। हम बस ये डिफरेंस बताना चाहते हैं कि रिमीडियल टीचिंग और रिवीजन कराना अलग चीजें हैं। ठीक है, रिवीजन में आप बस वापस से कुछ चीज रिपीट कर दोगे, बट रिमीडियल में आपको पढ़ाना है कौन सी चीज में जो जहाँ पे मिसिंग है, जैसे यस जो मिसिंग एरिया है उसको पढ़ाना इज रिमीडियल टीचिंग। ठीक है, एंड लास्ट में एक वर्ड है वर्कशीट अटेम्प्ट। तो ये वर्कशीट अटेम्प्ट इसलिए हाईलाइट करा है कि कहीं कहीं पे टीएलसी में आप देखेंगे कि कुछ स्टेप्स है जहाँ पे बच्चे को खुद से करना है बिना टीचर की मदद का। उसको खुद से ही अटेम्प्ट करेगा तभी प्रॉपर असेसमेंट उसका होगा और प्रॉपर पता चलेगा कि नीड क्या है, कहाँ तक पहुंचे। ठीक है, ये कुछ टर्म्स है। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि कुछ चीजें ये आप भी जानते होंगे, पहले लास्ट ईयर भी था कि उड़ान स्टूडेंट वर्कबुक है। तो ये स्टूडेंट वर्कबुक अभी अपडेट करा गया है, उसमें एरर्स हमने रेक्टिफाई करे हैं, कुछ अच्छे से अलाइन करा है कि हर एक चैप्टर में कौन सी वर्कशीट्स होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। इसमें जैसे अगर क्लास 7 का उड़ान टेक्स्ट बुक है, इसमें बच्चे को क्लास 7 में पढ़ने के लिए जो जो प्री रेक्विजिट कॉम्पिटेंसी है उसकी वर्कशीट्स इस बुक में मिलेंगी। ठीक है, स्टूडेंट टेक्स्ट बुक रेगुलर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, ये दो चीजें बच्चों के लिए है। फिर टीचर मैनुअल है। उड़ान स्टूडेंट वर्कबुक के साथ टीचर मैनुअल आएगा जिसमें लिखा है कि अच्छा ये वर्कशीट है तो इसको एक्टिविटी बेस्ड कैसे पढ़ानी है, क्योंकि हमने बताया था कि एक्टिविटी एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी होनी है। तो कैसे वो एक्टिविटी आप करा सकते हो उसकी गतिविधि यहाँ पे दी गई है। उसी में उड़ान ट्रैकर होगा उसके पेज में, ताकि बच्चे टीचर वहां पे मार्क कर सके कि अच्छा बच्चा इस कॉम्पिटेंसी में यहाँ पे है। ठीक है, एंड लास्ट एक तालिका है, मतलब ये सॉर्ट ऑफ टाइम टेबल नहीं बोलूंगी, कैलेंडर है, जिसमें दिया है कि इस महीने में इन कॉम्पिटेंसीज या इस चैप्टर को पढ़ाएं और इसका प्री रेक्विजिट कराएं, असेसमेंट इस टाइम पे होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये टीचर मैनुअल और एससीईआरटी वेबसाइट पे दोनों में मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो हमने ये कुछ रिसोर्सेज है। अभी वो 10 स्टेप्स जो मैंने बोले थे वो 10 स्टेप्स में एक एक करके आपको बता दूंगी। आपको कोई सवाल होगा तो कभी भी मुझे रोक दीजिएगा। पहला स्टेज पहचान स्टेज था। ये अगेन टू आइडेंटिफाई द प्री रेक्विजिट लर्निंग नीड्स है। बच्चे को कोई भी नया चैप्टर पढ़ने से पहले क्या प्री रेक्विजिट लर्निंग नीड है उसको जानना है। ये हम कब करेंगे, कोई भी नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। अगर मैं कल अलजेब्रा पढ़ा रही हूँ तो उससे पहले उसका प्री रेक्विजिट कॉम्पिटेंसी पढ़ाऊंगी। अगर मैं कोई भी चैप्टर होगा उससे पहले हम उसकी लर्निंग नीड्स पहचान करेंगे। ये रेगुलर क्लास में की पहचान करेंगे। हाँ जी, नहीं सेम पूर्व ज्ञान। यस, हाँ जी। तो इसका पहला स्टेप है कि जो आपने उड़ान वर्कबुक देखी थी उसमें हर एक चैप्टर के लिए वर्कशीट्स हैं। तो सबसे पहले बच्चे को टीचर बताएंगे कि
वर्कशीट का 50% क्वेश्चन आप खुद से करो, ठीक है। उस टाइम पे टीचर उनकी हेल्प नहीं करेंगे, जस्ट टेस्ट, ताकि टीचर को पता चले कि बच्चे की लर्निंग नीड क्या है, ठीक है। तो पहला स्टेप है कि बच्चे को 50% वर्कशीट जहां तक आता है उतना उसको करने बोले कि अच्छा ये वर्कशीट्स है इस चैप्टर की, आप खुद से करें, और और फिर टीचर उसको चेक करेगा। चेक करने के बाद टीचर को उड़ान टीचर मैनुअल में जो ट्रैकर है उसमें अपडेट करना है। ट्रैकर इसलिए है ताकि बच्चे को वो टीचर पता कर सके कि कौन सा बच्चा कौन से स्टेज पे है, या कौन से बच्चे की क्या लर्निंग नीड है। यहाँ पे हमने एक छोटा सा चेंज है कि पहले शायद हम L1 L0 ये बोल रहे थे, हम अभी कुछ न्यूट्रल टर्म्स यूज करेंगे, क्योंकि बच्चे को ऐसे लेबल नहीं, बच्चे को हम लेबलिंग से हम दूर हटना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने दिया है जैसे अगर कोई भी बच्चे ने 50% से कम क्वेश्चंस आंसर किए हैं करेक्टली, तो वो हाई सपोर्ट स्टूडेंट्स है, उनको आप स्टार बोल सकते हो। जो बच्चे 50% से ज्यादा क्वेश्चंस उन्होंने करेक्ट करे हैं तो उनको मॉडरेट सपोर्ट चाहिए, तो वो उनको आप मून जैसे साइन दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये बस टीचर की जानकारी के लिए है कि अच्छा ये हाई सपोर्ट बच्चा है, ये मॉडरेट सपोर्ट बच्चा है, उनको स्टार एंड मून से आप ट्रैकर पे भी वही मार्क कर सकते हैं। तो वही जो गाइडलाइंस इस स्टेज के लिए, ये दो ही स्टेप से पहचान होगी। वर्कशीट अटेम्प्ट करेगा बच्चा और आप फिर चेक करके ट्रैकर फिल करेंगे, आपको पता चलेगा कि बच्चा हाई सपोर्ट स्टूडेंट है या मॉडरेट सपोर्ट स्टूडेंट है। यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस है या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि सबसे पहले कोई भी क्लास में एक रेंज ऑफ लर्निंग नीड्स हो रही है, जैसे आप ये स्पेक्ट्रम देख रहे हैं, कहीं ऐसा कभी नहीं होता है कि अच्छा यहाँ इस क्लास में सिर्फ 2 लर्निंग नीड्स के बच्चे हैं। हो सकता है कोई भी क्लास में 3 लर्निंग नीड्स के बच्चे हैं, हो सकता है कोई भी क्लास में 4 लर्निंग नीड्स के बच्चे हैं, या हो सकता है कोई भी क्लास में आप 2 लर्निंग नीड्स के ही बच्चे हैं। तो ये चीज एक्नॉलेज करके टीचर को उसी के लर्निंग नीड के हिसाब से सिखाना है, ना कि सोचना है कि अच्छा 2 ही ग्रुप बनाने हैं मुझे। अगर आपके मतलब ऐसे ग्रुपिंग नहीं हो रही है या ऐसे आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, अकॉर्डिंग टू द क्लासरूम, हर एक क्लासरूम अलग है, उस हिसाब से वो बच्चों को पढ़ाएं। बच्चों को कभी भी उनकी लर्निंग लेवल्स या लर्निंग नीड्स लेवल तो बोलना ही नहीं चाहिए। लर्निंग नीड्स को के बारे में नहीं बताएं डायरेक्टली। कोई भी अगर आपको ग्रुप्स में पढ़ाना है तो कोई भी न्यूट्रल टर्म यूज करें, स्टार मून फ्लावर कुछ भी, मतलब आप कोई भी न्यूट्रल टर्म यूज करें ताकि बच्चे को ऐसा ना लगे कि टीचर ने अगर लेबल कर दिया बच्चे को कि अच्छा ये तो आप तो L0 स्टूडेंट हो, तो उसके माइंडसेट पे बहुत वो इफेक्ट पड़ेगा कि मैं हूँ यही यही बच्चा, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है। यस, क्या क्या उसको हम हील करेंगे मैम सर, उनको बोलेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये टर्म्स यूज करके हमने पहले गलती की मैडम, उस और पॉलिसी सुधार हाँ, सुधार हो रहा है धीरे धीरे। इसी के साथ ये गुड वेरी गुड एक्सीलेंट का भी तो हमें बच्चों को गुड वेरी गुड और एक्सीलेंट क्या पता लगेगा, वहाँ पे भी डिफरेंशिएट आएगा बच्चों को। एक तो आप गुड कह रहे हो, एक वेरी गुड कह रहे हो, एक एक्सीलेंट कह रहे हो, बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। आई थिंक 0 से बच्चों को 0 हाँ, ये 0 1 2 ना करें। जितनी नेगेटिविटी से दूर जा सकते हैं उतना बढ़िया है। एक और गाइडलाइन या सजेशन है कि क्योंकि पहचान करने के लिए अभी उड़ान, अगर हमने पहचान करी कि लर्निंग की बच्चे को 3-4 कॉम्पिटेंसीज है जो इस चैप्टर की नहीं आती, तो उसको पढ़ाने के लिए उसको उड़ान क्लास में ही पढ़ाना पड़ेगा, है ना। और उड़ान क्लास हफ्ते में एक है टीचर के पास, तो इसीलिए ये स्टेज, ये जो वर्कशीट अटेम्प्ट वाला पार्ट है
वो एटलीस्ट 2 हफ्ते करे चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, ताकि उनके पास समय हो ये सारी चीजें कवर करने के लिए बिफोर स्टार्टिंग द लेसन। ठीक है, तो ये गाइडलाइन है कि थोड़ा सा पहले प्री प्लान करें कि अच्छा मैं कुछ दिनों में ये चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ, उसका ये वर्कशीट अटेम्प्ट करा देते हैं। ठीक है, तो ये जो TLC 1 पेजर है ये सब टीचर्स को भी मिलेगा, आपको भी हम भेज देंगे। इसमें फर्स्ट स्टेज लिखा हुआ है, एक फर्स्ट स्टेप है वर्कशीट अटेम्प्ट, दूसरा स्टेप है ट्रैकर अपडेट। ठीक है, इसके बाद हम अब नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे। तो जैसे हमने जर्नी देखी कि अच्छा पहचान करी हमने क्या लर्निंग नीड्स है, हमें पता चला कि हाई सपोर्ट स्टूडेंट्स हैं और मॉडरेट सपोर्ट स्टूडेंट्स हैं। अब हम परिवर्तन स्टेज पे जाएंगे जहां पे रिमीडियल लर्निंग होगी। ठीक है, तो परिवर्तन स्टेज में हमने जैसे बोला कि रिमीडियल लर्निंग या प्री रेक्विजिट नीड्स के ऊपर पढ़ाएंगे। ये उड़ान पीरियड जो 0 पीरियड है 1 घंटे का बिफोर स्टार्टिंग द डे, उस क्लास में करनी है। सो दिस इज वेरी अंडरस्टैंडेबल ही। इसमें पहला स्टेप है कि रिमीडियल टीचिंग करनी है। अभी हमें पता चला कि अच्छा फॉर एग्जाम्पल 2 डिजिट सब्सट्रैक्शन नहीं आ रहा है बच्चे को, ये उसका नेक्स्ट चैप्टर के लिए ये उसे आना चाहिए। तो हम देखेंगे कि टीचर मैनुअल में कैसे बताया है एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी करानी है, वो एक्टिविटी कराएं और बच्चे को, सारे बच्चों को सारी प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसी सिखाएं। एंड फोर्थ है वर्कशीट कंप्लीशन, कि अगर हमने सिखा लिया सभी बच्चों को ये सारे कॉम्पिटेंसीज, तो जो वर्कशीट बची थी, जो क्वेश्चंस बच्चा नहीं कर पाया था, वो क्वेश्चंस बच्चे करें। ठीक है ना, मैं जानती हूँ कि ये स्टेज बहुत डिफिकल्ट होगा, मतलब यही पार्ट में तो अलग अलग लर्निंग नीड्स के बच्चों को कैसे पढ़ाएं, उसके लिए हमने ड्यूरिंग जो 3 डे की ट्रेनिंग थी उसमें स्ट्रैटेजीज बताई हैं सहयोगी को कि अच्छा कैसे एक क्लास में अगर अलग अलग लर्निंग नीड्स के बच्चे हैं तो टीचर उनको कैसे पढ़ा सकता है, किस तरह के सवाल करे, किस तरीके का सपोर्ट दे, वो हमने उस ट्रेनिंग में शेयर करा है। वो आपको पीपीटीज में भी दिख जाएंगी अगर आप देखना चाहेंगे। अभी के लिए ये 2 स्टेप्स है, उड़ान क्लास में करनी है, पढ़ाना है और वर्कशीट कंप्लीट करनी है। ठीक है, जो वर्कशीट उन्होंने आधी अटेम्प्ट करी थी उसको फुल कंप्लीट करना है। ठीक है, अभी तक के लिए कोई सवाल है? यस, हाँ जी। स्कूल ऐसे हमारे तो स्ट्रेंथ में बहुत कम है, 10 स्ट्रेंथ आगे 15 है कि 20 है, दिमाग स्कूल जाता है, दिमाग हो जाते हैं, तो वहाँ पे संख्या के आधार पर टीचर जाते हैं, तो वहाँ पे मल्टीग्रेड टीचिंग कैसी वहाँ पे 100% जी। थैंक यू फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। 100% एक्नॉलेज की ऐसी जगहें हैं जहाँ पे टीचर्स कम हैं, वहाँ पे कैसे हम इसको एड्रेस कर सकते हैं, कैसे हम इस लेवल पे पढ़ा सकते हैं। इन दोस यूनिक केसेस भी हमने वैसे ट्रेनिंग में भी मल्टीग्रेड टीचिंग के बारे में बात करी है कि अच्छा कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। बट आई ऑल्सो थिंक कि आप लोगों में भी वो विजडम है कि अच्छा इस सिचुएशन में ऐसे ग्रेड लेवल तो शायद नहीं पढ़ा पाएंगे, अगर 6, 7, 8 के बच्चे एक साथ पढ़े हैं। तो हमने कुछ स्ट्रैटेजीज ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी बताई थी कि अच्छा अगर कुछ कॉमन है कि इन सभी ग्रेड में मैथ का ये टॉपिक कॉमन है तो इसको पढ़ाएं और डिवाइड कर दें कि अच्छा ये बच्चा 6 के बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 7 के बच्चे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, 8 के बच्चे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बहुत सारी, क्योंकि ये रियलिटी सिर्फ हमारी नहीं है, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द कॉन्टिनेंट है जिनमें ये स्थिति होती है। तो हम उसको तो डायरेक्टली नहीं बदल सकते, जरूर कोशिश की जा रही है कि कैसे और रिक्रूटमेंट बढ़े। अभी के लिए कैसे पीयर लर्निंग के थ्रू, कैसे
ऐसे रोटेशनल टीचिंग के थ्रू इनको एड्रेस करा जा सकता है, वो ट्रेनिंग में भी बताई जाएगी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। हाँ जी। जी जी जी। सर, सो यू आर शेयरिंग कि आपके क्लास मतलब अभी उस स्कूल में नए टीचर्स आए पर टीचर कम है, अभी भी कम है। आई थिंक सिमिलर टू व्हाट आई जस्ट शेयर्ड कि अगर उनको भी मल्टीग्रेड टीचिंग करानी है तो कैसे वो सिमिलर टॉपिक्स पे बच्चों को एक साथ पढ़ा सके या प्योर लर्निंग करा सके, वही आप अभी के लिए सॉल्यूशंस आई कैन सजेस्ट। बट ओवरऑल आई अंडरस्टैंड वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन। ओके मैम, आपने सवाल पूछा था कि वर्कबुक्स अभी प्रिंटिंग प्रोसेस में है मैम, दे विल रीच एट द अर्लीस्ट। ठीक है, अभी हमने 2 स्टेजेस देखे कि पहचान करी और परिवर्तन हुआ कि बच्चे का लर्निंग नीड आइडेंटिफाई किया, फिर उसके हिसाब से पढ़ाया। अभी बच्चा सक्षम है, अभी मैंने यहाँ पे क्यूट सा सन डाला है, बच्चा सन बनने के लिए रेडी है कि अच्छा अब हम ग्रेड लेवल में सीख सकते हैं। तो उसमें अभी 3rd ग्रेड में कैसे, सॉरी 3rd स्टेज में हम कैसे पढ़ाएंगे, कंटिन्यूअस ग्रोथ एट ग्रेड लेवल लर्निंग है। तो प्रगति स्टेज में हम एट ग्रेड कॉम्पिटेंसी, 6th क्लास में कौन सी कॉम्पिटेंसी है, 7th क्लास में कौन सी कॉम्पिटेंसी है, वो एट ग्रेड कॉम्पिटेंसीज के आधार पे पढ़ाएंगे। ये ड्यूरिंग एनी रेगुलर क्लास ही होगा। तो पहला स्टेप यहाँ पे है कि जो तालिका हमने बताई थी, उस तालिका में, आई नो वो फोटो बहुत छोटा है, अगर ये ट्राइंगल्स का चैप्टर है तो ट्राइंगल्स के चैप्टर में 6th ग्रेड में कौन सी कॉम्पिटेंसीज है वो इसमें लिखी हुई है। ठीक है, कॉम्पिटेंसी 1 2 3 4 5 ये सारी कॉम्पिटेंसीज लिखी हुई है। तो सबसे पहले टीचर को उसको रेफर करना है कि अच्छा इस ग्रेड में ग्रेड लेवल कॉम्पिटेंसी है क्या, वो ग्रेड लेवल कॉम्पिटेंसी पहले देखेंगे, फिर उसके हिसाब से पढ़ाएंगे। उस ग्रेड में कौन सी कॉम्पिटेंसी उसके हिसाब से पढ़ाएंगे, और उसके बाद फिर एक और एट ग्रेड कॉम्पिटेंसी के लिए वर्कशीट्स बनाई गई है ताकि हम और हेल्प कर सके कि अच्छा एट ग्रेड कॉम्पिटेंसी ये है, उसके हिसाब से कुछ वर्कशीट्स एससीईआरटी सारे चैप्टर्स के लिए वर्कशीट्स एससीईआरटी वेबसाइट पे मिलेंगी। उन वर्कशीट्स को डाउनलोड करके बस बोर्ड पे कराना है, ऐसा नहीं है कि प्रिंट करके बच्चों को देना है। वर्कशीट में 10 सवाल हैं जो उस कॉम्पिटेंसी रिलेटेड है, उन क्वेश्चंस को हम बच्चों से कराएंगे ताकि एट ग्रेड कॉम्पिटेंसी का भी प्रैक्टिस हो रहा है, एट ग्रेड कॉम्पिटेंसी भी बच्चा सीख पा रहा है। ठीक है, लास्ट स्टेज में अगर हमने वर्कशीट चेक करी, पता चला कि बच्चे को एट ग्रेड कॉम्पिटेंसी में प्रॉब्लम आ रही है, अभी की जो कॉम्पिटेंसी उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको रिवाइज कराएंगे। दैट इज द 7th स्टेप, ताकि बच्चा 6th में ही 6th की सारी पढ़ाई सीख सके। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स है प्रगति के, कॉम्पिटेंसी टीचिंग, वर्कशीट कंप्लीशन एंड देन कॉम्पिटेंसी रिवीजन। ये वर्कशीट उड़ान वर्कशीट से अलग है, ये एट ग्रेड वर्कशीट्स है जो एससीईआरटी की वेबसाइट पे मिलेंगी। ठीक है, और यस, ये 3 स्टेप्स हमारे हर एक चैप्टर के लिए रिपीट होनी है। पहले पहचान करेंगे, परिवर्तन होगा, एंड देन प्रगति एट ग्रेड लेवल लर्निंग करेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं क्विकली ताकि ये तीनों स्टेजेस हमारे लिए भी क्लियर हो जाए। अभी अगर ये टीचर है, ये अभी त्रिभुज और उसके गुण इस चैप्टर को पढ़ाने वाले हैं, 2 हफ्ते बाद वो इस चैप्टर को पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले वो उड़ान वर्कशीट्स देखेंगे यहाँ पे, और उसमें जो प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसी है, ये उसकी प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसी है। तो ये प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसी है कि विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के त्रिभुज चतुर्भुज को उनके गुण के आधार पर वर्गीकरण करते हैं और विभिन्न प्रकार की भुजाओं की समझ रखते हैं। तो ये
चैप्टर्स पढ़ने से पहले बच्चे को ये आना चाहिए। तो पहला स्टेप है कि पहले टीचर बोलेगी कि 50% क्वेश्चन इस वर्कशीट्स के आप खुद से करो। ये वर्कशीट्स का हमने फोटो डाला है यहाँ पे। इन वर्कशीट्स के आधे आधे क्वेश्चंस आप करो, देखते हैं हम कहाँ तक कर सकते हैं। ठीक है, जब बच्चों ने कर लिया तो उसके बाद टीचर चेक करेगी उसका वर्कशीट, फिर ट्रैकर अपडेट करेगी, पता करेगी कि कौन से स्टार स्टूडेंट्स, कौन से मून स्टूडेंट्स हैं। करने के बाद उनको फिर पढ़ाएंगी। ये जो प्री रेक्विजिट कॉम्पिटेंसी उन्होंने देखा कि अच्छा बच्चों को ये पार्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो बच्चों को ये वाला मतलब ये वाली प्री रेक्विजिट कॉम्पिटेंसी सिखाएंगी। सिखाने के बाद वर्कशीट कंप्लीट करने बोलेंगी कि अच्छा हमने आधी छोड़ी थी, अब वो बाकी पूरा खुद से कर लो। ठीक है, अभी जब वो अभी उन्होंने कर लिया पूरा, तो मतलब बच्चे सब सीख गए हैं, ये चैप्टर पढ़ने से पहले उनको क्या आना चाहिए सब आता है। तो अभी 2 हफ्ते बाद अब उनका टाइम है कि वो चैप्टर रेगुलर क्लास में पढ़ाएंगे। उस चैप्टर के लिए वो पहले तालिका देखेंगी कि अच्छा क्या क्या कॉम्पिटेंसीज हैं। तो यहाँ पे एक कॉम्पिटेंसी का एग्जाम्पल है कि एड ग्रेड क्या कॉम्पिटेंसी है। जैसे इस चैप्टर में हम देख सकते हैं कि त्रिभुज के वर्गीकरण है, त्रिभुज के कोणों का ज्ञान है, त्रिभुज की भुजाओं का योग है और पाइथागोरस थ्योरम। बेसिकली ये 4 चीजों के को पढ़ाना है। इनकी अलग अलग कॉम्पिटेंसीज है, टीचर ये क्लास में पढ़ाएगा। एंड फिर जो SCERT के वेबसाइट पे एड ग्रेड कॉम्पिटेंसी वर्कशीट है वो डाउनलोड करिए, ये सैंपल है, ये वो कराएंगे। ठीक है, और अगर बच्चा नहीं कर पाया है कोई पार्ट तो रिवीजन करेंगे, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो ये हमारे 7 स्टेप्स पढ़ाना हो गया। लास्ट स्टेज परखना है। परखना आपने जैसे बोला, इट इज असेसमेंट, कंडक्टिंग कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, राइट, अकॉर्डिंग टू स्टेट गाइडलाइंस है ये। तो 3 तरह की अभी कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट NEP के आधार पे भी बनी हुई है, वो आप देखिए। पहला है स्कूल बेस्ड असेसमेंट, दूसरा है सैट, सब लोग जानते ही हैं सैट को, एंड तीसरा है हाफ ईयरली एंड एनुअल एग्जाम। ठीक है, इसमें सिर्फ एक चीज नहीं है जो है स्कूल बेस्ड असेसमेंट। स्कूल बेस्ड असेसमेंट टीचर को बनानी है। हमने ट्रेनिंग्स में भी उसका प्रैक्टिस गाइडलाइन सब कुछ दिया हुआ है, हम आपको उसकी डेफिनेशन क्या है वो एग्जाम्पल दिखा देंगे। तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्वार्टरली होनी है, मतलब 3 महीने में एक बार। फिर वो टीचर्स बनाएंगे। सैट और हाफ ईयरली एनुअल एग्जाम साल में 2 बार होती है और उसका उसके क्वेश्चन पेपर्स SCERT के थ्रू आता है। ठीक है, तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट्स है फॉर्मेटिव असेसमेंट्स, जो बच्चों को एड ग्रेड कॉम्पिटेंसी अगर बच्चे ने एड ग्रेड कॉम्पिटेंसी सीखी है तो कितनी सीखी है वो दिखाने का मौका देते हैं। तो ये कुछ भी अलग अलग तरीकों के हो सकते हैं, जैसे वर्कशीट्स तो नॉर्मल है, कुछ ग्रुप प्रोजेक्ट्स हो, कोई रोल प्ले हो, कोई प्रेजेंटेशन हो, कोई क्विज हो, कोई एक्सपेरिमेंट हो। ये अलग अलग तरीकों से, ना कि सिर्फ वो पेन पेपर एग्जाम दे। ऐसे इनोवेटिव वेज जैसे NEP हमें बताता है कि कुछ परफॉर्मेटिव भी कर सकते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू हम स्कूल बेस्ड असेसमेंट या बच्चों की कॉम्पिटेंसीज देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि अच्छा किसी हाउस वाला चैप्टर सीखा तो कोई लेटर लिखते हैं उसके हिसाब से। अगर हमने कोई न्यूमरल सीखे हैं, सॉरी मेरी हिंदी वीक है अभी, तो उसके लिए एग्जाम्पल दिया गया है। अगर हमने प्लांट्स का चैप्टर पढ़ाया है तो स्कूल के प्रीमाइस में कौन से टाइप्स ऑफ प्लांट्स है वो आइडेंटिफाई करो, उसके ऊपर क्विज रखो। अगर ट्रायंगल्स पढ़ाए तो अलग अलग ट्रायंगल्स को लेके क्या डिजाइन बना सकते हो आप, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, ये सारे ट्रायंगल्स को लेके क्या क्या डिजाइन बना सकते हो। हमने ड्यूरिंग द ट्रेनिंग करा था कि अच्छा अगर आपने संज्ञा, विशेषण, ये सारी चीजें सीखी है तो क्या आप इन सब वर्ड्स को लेके पोयम बना सकते हो।
एक मैसेज है डायरेक्टर साहब का कि सुबह वो आ नहीं पाए थे ना, तो अभी मैसेज दिया उन्होंने कि पहले तो उन्होंने 1 बजे कहा था, तो मैंने उनसे कहा कि थोड़ा सा और लेट, 1 बज के 30 मिनट पे वो आ रहे हैं, 10 मिनट वो आपसे बात करना चाहेंगे, तो 1:30 तक हमारा ये वाइंड अप हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग लंच की तरफ कोई ना जाए, है ना, थोड़ा बहुत आसपास से वापस आ जाना 1:30 जब सब यहीं पर हो प्लीज। हाँ, 1:30 तक ये था बस, उसके बाद लंच है, लेकिन डॉक्टर साहब आएंगे ना 1:30 पे, तो 10 मिनट वो बात करना चाहेंगे, उसके बाद लंच ब्रेक हो जाएगा, बाकी सर उसके ये तो बोल रहे हैं 2 घंटे के बाद वो उधर ना पड़ जाए कैंटीन में। जी मैं और भी तेजी से बोलूंगी अब। हम स्कूल बेस्ड असेसमेंट के बारे में बात कर रहे थे, अलग इनोवेटिव, थोड़ा ऐसा कि बच्चे स्किल सीख सके, कॉन्फिडेंस बढ़े, बच्चे में क्रिएटिविटी आए, क्रिटिकली थिंक हो, ग्रुप कोलैबोरेशन हो, ऐसे अलग अलग तरह के असेसमेंट्स कर सकते हैं। यस, इसके बाद एसएटी और हाफ ईयरली एनुअल एग्जाम के बारे में आई एम श्योर कि आप लोग 100% जानते हैं, इसीलिए हम उसको क्विक रिवीजन करेंगे। यही बाकी 3 स्टेप्स थे कि एसएटी का क्या 3 स्टेप्स है, देख लेते हैं। पहले फेयर असेसमेंट कराना, ऐसा ये डेटा कलेक्शन का कोई भी, इट इज नॉट कि हमें जज करना है कि कौन सा स्कूल आगे बढ़ रहा है, कौन सा टीचर अच्छे से पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा है। अगर नीड ही नहीं पता चलेगा, एक्यूरेट डेटा नहीं आएगा, तो उस हिसाब से सपोर्ट भी नहीं मिल पाएगा। जब पता होगी कि कितनी सपोर्ट की नीड है, तभी उस हिसाब से सपोर्ट आ पाएगा। तो फेयर असेसमेंट ली जाए, टीचर अच्छे से असेसमेंट ले, फिर आंसर शीट्स चेक करके 2 दिन में उनको ऑब्जर्व पोर्टल पे डेटा भरना है, ठीक है। तो कोई भी एग्जाम लेके आज अगर हिंदी का एसएटी था, उसके 2 दिन बाद आई एम श्योर एसएटीज हो भी गए हैं कुछ दिनों पहले। यस, ओके ओके, हाँ, तो वो ताकि एक डेटा का फिडेलिटी मेंटेन हो, उसके 2 दिन में अफसर पोर्टल पे डेटा डाल दे। 2 दिन का टाइम दे दो, हफ्ते का टाइम क्या बता रही है कुछ डिपार्टमेंट ये ना दिखा ना मैडम ने 2 दिन का एक चलते बात है मैडम, नहीं होता जी, अंडरस्टैंडेबल सर, बट डेटा मतलब ताकि वो ट्रू रहे, हम चाहते हैं कि जल्दी ही हो। लास्ट में अगेन डेटा इज नॉट, मतलब डेटा इज अ रेगुलर पार्ट, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग है। हमारा फोकस है कि अगर हमने डाल दिया तभी आपको पता, जब आपने वो डेटा डाल दिया है अफसर पोर्टल पे, तब आपके क्लासरूम का रिपोर्ट कार्ड आएगा, स्टूडेंट वाइज रिपोर्ट कार्ड आएगा कि अच्छा इस अभी हमारे क्लास में कौन सी कॉम्पिटेंसीज बच्चों ने सीख ली है, कौन से में हमें थोड़ी सी और ग्रोथ करने की जरूरत है। स्टूडेंट वाइज भी आप देख सकते हैं कि कौन से बच्चे को कौन सी कॉम्पिटेंसीज में ज्यादा और मेहनत करने की जरूरत है। उस हिसाब से सबसे पहले क्लास में अप्रिसिएशन और सेलिब्रेशन हो कि अच्छा हमने इतनी ग्रोथ करी है, और उसके बाद रिविजन हो जो भी पार्ट्स में हम अभी तक और मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग हम टीचर्स को ये स्टेप्स भी रिवाइज कर देंगे अगर कोई भी डाउट है कि अफसर पोर्टल कैसे यूज करते हैं, तो वहां पे हर एक स्टेप दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो असेसमेंट का टाइमलाइन है, ये भी शेयर करा जाएगा। ये अगर अपडेट होगा तो अपडेटेड शेयर करा जाएगा कि कब सैट हो रहा है, कब हाफ ईयरली है, कब एसबीए है, ठीक है। यस यस, थैंक यू सर। तो हम लास्ट स्टेप में आ ही गए कि
सैट हो गया, रिविजन कर दी। हम विद द ट्रेनिंग देयर इज अ वीडियो आल्सो जो हम शेयर करेंगे, इसमें ये सारे स्टेप्स बताए गए हैं। वी कैन वॉच 1 मिनट ऑफ द वीडियो, ये आप बाद में, ऑफ कोर्स ये थोड़ी सी लंबी वीडियो है, ये सारे स्टेप्स बताए गए हैं। तो जैसे हमने वो 4 स्टेजेस के बारे में बात करी थी, वो 4 स्टेजेस के सारे स्टेप्स इस वीडियो में भी है। और उसके बाद कुछ सपोर्ट स्ट्रक्चर्स है जो आपको ऑलरेडी पता है, यहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान बताया जाएगा कि अच्छा व्हाट इज द रोल ऑफ प्रिंसिपल, व्हाट विल बी द रोल ऑफ मेंटर्स, वो क्या क्या करेंगे। एंड ये सारी चीजें, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग, ये मेंटोर के लिए रिलेटेड रोल है। कि उनको स्पॉट टेस्ट कैसे लेना है, उनको क्लासरूम ऑब्जर्वेशन कैसे करना है, और जो मेंटोरिंग फॉर्म में क्वेश्चंस है टीएलसी रिलेटेड, उनको अपडेट करा गया है बेस्ड ऑन द न्यू टीएलसी। तो वो क्वेश्चंस भी उनको वो हमने बता दिए हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग। वो अपने वो जब एबीआरसी एंड बीआरपी की ट्रेनिंग करेंगे तब उनको भी वो उस पे ओरिएंट कर दें, ठीक है। तो दिस इज एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ द ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के दौरान सैंपल्स दिए जाएंगे जिससे टीचर्स डायरेक्टली प्रैक्टिस कर सके। अगर उनको ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ही वो प्रैक्टिस करे कि ये चैप्टर में कैसे पढ़ा सकती हूँ 3-4 लर्निंग नीड्स के बच्चों को, ये एड ग्रेड चैप्टर किस स्ट्रैटेजी से पढ़ा सकते हैं। हमने 2 एडिशनल स्ट्रैटेजीज भी दी हैं, पेडागोजिकल स्ट्रैटेजीज। एक फ्रेयर्स मॉडल है, एक टियर्ड कंटेंट है कि अच्छा अलग टेलर्ड इंस्ट्रक्शन है कि बच्चों के नीड के हिसाब से आप कैसे इंस्ट्रक्शन टेलर कर सकते हो। एक मॉडल है फॉर रिविजन टू अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट। तो वो सारे रिसोर्सेस आपको विद द पीपीटी मिल जाएंगे कि ये पीपीटीज है, ये कंटेंट चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।